कि ये किस बेसिस पे इन्होंने ह्यूमन राइट का क्लेम डाला है और उसकी क्या मेरिट्स हैं। तो बेहतर तो यही है कि अगर ये इन पर्सन किसी सोलिसिटर से मिले तो उनको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी अहमद, उम्मीद है सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जी नाम क्या आपका? यूसुफ। जी यूसुफ, क्या क्वेश्चन है? मैं असल में ना यहाँ पे स्टूडेंट आया था 2010 में, अक्टूबर 2010 में। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना कंप्लीट किया कोर्स, 1 साल का डिप्लोमा। जी बताइए यूसुफ। फिर मैंने नेक्स्ट वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो मेरा जब वीज़ा आया उस वक्त मेरा कॉलेज बंद हो चुका था। ठीक है। तो अभी उसके बाद मेरे पास गैप आ गया तकरीबन 1 साल का, उसके बाद मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया। ओके। अभी तक मेरे पास वीज़ा है अगले साल तक का, अप्रैल 2013 तक का। तो मैंने पूछना था क्या अब मैं अगर किसी और कॉलेज में अप्लाई करूँ तो मेरा कोई आगे वीज़े का चांस है? इसमें यूसुफ थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि 1 ईयर गैप तो काफ़ी कंसिडरेबल गैप है इसमें। लेकिन देखते हैं क्या कहते हैं जुल्फ़िकार साहब आपके वाले से। जी जुल्फ़िकार साहब। जी थैंक यू। जैसे टियर 4 में अभी इन्होंने लगा दिए प्रोग्रेशन होनी चाहिए और इन्होंने खुद ही बताया है कि 1 साल से ये कॉलेज बंद हो चुका है। तो यूजुअली जो टाइम लिमिट है वो 60 डेज़ की है कि स्टूडेंट को जैसे पता चलता है कि जी कॉलेज बंद हो गया। अब कॉलेज बंद होने की इन्फॉर्मेशन यूकेबीए नहीं देता। बेसिकली यूकेबीए की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे क्योंकि स्टूडेंट रेगुलर है, कॉलेज जा रहा है, वो अंडरस्टूड है कि उसको पता होगा अगर कॉलेज बंद हो नहीं गया है। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए विदिन 60 डेज़ वो नए स्पॉन्सर को, नए कॉलेज को ढूंढ के उसमें अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के तो यूकेबीए को इन्फॉर्म करे। तो अगर उसकी इनकी एप्लीकेशन वहाँ पे पेंडिंग पड़ी होती और कॉलेज बंद हो जाता तो फिर यूकेबीए इनको 60 डेज़ का टाइम देता है एक्स्ट्रा, इन्फॉर्म करते हैं कि जी आपका कॉलेज बंद हो गया ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ योर एप्लीकेशन, तो आप 60 डेज़ में अपना नया स्पॉन्सर लेटर दें, कैश लेटर दें। तो अभी इनके लिए मुश्किल होगा कि जी ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी लीव कर्टेल हो चुकी हो। पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनको चाहिए कि प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि लीव है इनके पास। लीव है इनके पास, तो ये किसी नए कॉलेज में जाके उनसे ये कह सकते हैं अपनी जो भी रीजंस हैं कि किस वजह से 1 साल तक ये वेट करते रहें। अगर इनको कोई स्पॉन्सर जो है वो कैश लेटर इशू कर देता है तो इनके चांसेस हैं कि इनका वीज़ा मिल जाए। ठीक है, यानी कि अगर कैश लेटर जो है वो उनको मिल जाए और ये बाकी रिक्वायरमेंट्स मेंटेनेंस वगैरह की पूरी करते हों और गैप को प्रोग्रेशन अगर ना भी पूरा कर सकें तो फिर भी इनके चांसेस हैं कि इनकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अगर इनके जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं वो अभी हमने, क्योंकि ज़रा अभी हम तो फ़ोन पे नहीं पूछते कि इनके पर्सनल स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है, तो इनके जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस है अगर उनको क्लैरिफाई किया जाए कि वो किस वजह से ये 1 साल के लिए 1 साल तक कॉलेज अटेंड नहीं कर सके, मुमकिन है इनके कोई कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हों जिनकी वजह से ये 1 साल वीज़ा ना ले सके हों, तो बेहतर यही है कि अगर ये इनको कैश लेटर मिलता है तो उसके साथ एक कवरिंग लेटर लगा के होम ऑफिस को अगर इन्फॉर्म किया जाए तो इनके वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। राइट। तो इसमें जो भी यूसुफ साहब के क्वेश्चन को मैं साथ लेके चलता हूँ, कुछ जो रीसेंट चेंजेस जो आ रही हैं 13 दिसंबर से, उसमें भी कुछ ऐसी कोई चेंज आ रही है कि 60 डेज़ की टाइम लिमिट को आया, कुछ उस वाले से कोई बात की गई हो या जो प्रोग्रेशन के वाले से उस वाले से कोई बात की जा रही हो? नहीं, अभी जो क्योंकि प्रोग्रेशन 60 डेज़ का जो रूल है वो तो काफ़ी देर से इस्टेब्लिश है, इसलिए उसको उन्होंने टच नहीं किया और उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं दे रहे। कोई अमेंडमेंट्स नहीं दे रहे। और जहाँ तक प्रोग्रेशन का है तो स्टूडेंट के हवाले से वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट अगर यहाँ पे आता है तो उसको प्रोग्रेस करनी चाहिए। अगर वो प्रोग्रेस नहीं करता और एक ही कोर्स में वो 3 साल गुजारता है तो इट मींस दैट ही इज़ नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट। और फिर वीज़ा कंडीशंस उसकी फुलफिल नहीं हो रही, वो क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए वो आया पर्पज़ फुलफिल नहीं हो रहा। स्टूडेंट का मेन पर्पज़ तो स्टडी करना है यहाँ पे, तो वो अगर वो स्टडी नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो अपने वीज़ा जो जैसे आपने बताया रिक्वायरमेंट्स जो उनकी कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहे। अच्छा, अगर इस सूरत में अगर वो कॉलेज बिलफर्ज लेट्स प्रिज्यूम कि उनको एडमिशन मिल जाता है और मेंटेनेंस पूरा करते हैं, तो क्या जब ये अप्लाई करेंगे तो इनको अपनी लीव तक वेट करना चाहिए या जल्द अज जल्द कॉलेज चेंज करके तो इनको फौरी तौर पे अप्लाई करना चाहिए? नहीं, ये इनको वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका स्पॉन्सर जो है वो पिछला ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुका है। तो इनको क्योंकि नया स्पॉन्सर मिले चाहिए और वो है जैसे अगर इनको कैश लेटर मिलता है तो उनको फ़ौरन एप्लीकेशन करनी चाहिए।
बगैर किसी मज़ीद डिले के। मज़ीद लेकिन जी यूसुफ, उम्मीद है आपको आपके सवाल का तफसील से जवाब मिल गया होगा। मज़ीद रहनुमाई लेने के लिए आपको यही हमारी एडवाइस है कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी सॉलिसिटर से रब्ता करें। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। मेरा मशवरा ये है कि इस काम में आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी जो है 1 ईयर का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको कवर करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग एनीवे। ज़ुल्फ़िकार साहब, जो प्रोग्राम से पहले हम अपने डिस्कशन कर रहे थे नई चेंजेस के हवाले से, उसमें जो एंटरप्रेन्योर के हवाले से भी बात की हमने। एंटरप्रेन्योर में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी, लैंग्वेज के हवाले से C1 से B1 को कर दिया। उसके अलावा भी कोई रिलैक्सेशन आई हैं इसके अंदर? नहीं, उसके अलावा इतनी कोई ख़ास जो हैं वो नहीं है। उसमें यह है कि एक अगर मेजर चेंज यही है इसमें। मेजर चेंज है। दूसरी ये है कि अगर जिनके पास पहले उनकी एक कैटेगरी थी कि सिर्फ आपके पास 2 लाख पाउंड हो तो आप कर सकते हैं, अब उन्होंने उसको रिड्यूस करके 50,000 कर दिया है। लेकिन ये है कि फंड्स जो यहाँ की रेगुलेटेड बॉडीज स्पेसिफिक सोर्सेज से हों। ठीक है, जो पहले PSW के लिए रिक्वायरमेंट थी 50,000 की, वो अब स्टूडेंट्स को भी उन्होंने वो परमिट कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं। तो क्या आप इसको देखते हैं कि क्या जो जैसे PSW का उन्होंने वो एक क्लोज कर दी कैटेगरी, तो क्या ये जो नई उन्होंने एंटरप्रेन्योर के वाले से स्टूडेंट्स को एक ये जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, क्या ये PSW को रिप्लेस कर रहे हैं? उस तरफ कुछ ऐसा आप देखते हैं? नहीं, PSW में ये था कि आफ्टर गेटिंग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम तो स्टूडेंट को एक वर्क एक्सपीरियंस के लिए एक टाइम मिल जाता था कि वो 2 साल तक उसने डिग्री किया तो यहाँ पे उसको काम की भी परमिशन मिल जाती थी। तो वो एक टोटली इंडिपेंडेंट था कि वो उसको ज़रूरत नहीं थी किसी स्पॉन्सर की, और उसको कोई फंड्स मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं थी कि उसके पास इतने फंड्स हों या इन्वेस्टमेंट के लिए। वो जॉब भी कर सकता था, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड भी बंदा काम कर सकता है। तो उसके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। PSW बेसिकली एक ओपन ऑप्शन होती थी स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्टडी मुकम्मल करने के बाद 2 साल के लिए उनको वर्क अलाउड होता था कि वो अपनी फील्ड में या किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योर की है तो उसमें यह है कि स्टूडेंट तो स्पॉन्सर चाहिए उनको, उसका जिसको कहते हैं नेमुल बदल नहीं है कि आप PSW के अगेंस्ट ये उन्होंने पॉलिसी, लेकिन एटलीस्ट बेटर रिप्लेसमेंट है कि भी अब चूँकि PSW कैटेगरी क्लोज हो चुकी है। हाँ। तो स्टूडेंट्स के पास ख़ास तौर पे जब आप देखते हैं कि 8 साल की एक लिमिट भी आ गई है अब कोर्सेज़ के ऊपर, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के ऊपर, अब उनके पास कोई स्कोप नहीं रह जाता आगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या कोई और कोर्स वो नहीं अगर उसमें ले सकते एडमिशन, तो एटलीस्ट वो एंटरप्रेन्योर कैटेगरी के अंदर आके जो 2 इयर्स अपने कंप्लीट करके 10 इयर्स की कैटेगरी में एटलीस्ट फॉल कर सकते हैं। जो 8 साल की उनकी मेहनत है वो किसी कदर रंग ला सकती है वहाँ पे। लेकिन इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो है 50,000 पाउंड की। तो ये भी काफ़ी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। ये काफ़ी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है इन दैट सेंस कि अब हर जो स्टूडेंट है उसके पास 50,000 तो नहीं होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट शो नहीं की जा सकती, इन्वेस्टमेंट उसके पास होगी नहीं। और ये है कि एक स्टूडेंट जो यहाँ पे रहता है पढ़ता है तो उसके पास इतनी सेविंग्स होती ही नहीं है। और लास्ट 1 या 2 ईयर से जो स्टूडेंट्स पे काम की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से तो वैसे भी वो अपने जो अखराजात हैं वो मोस्टली जो हैं वो बैक होम से मंगवा के वो पूरे करें। तो वो अगर वो बहुत कम अपॉर्चुनिटी होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन की है या डिग्रीज़ की है कि वो बाद में इसको स्विच करें 50,000 की कैटेगरी में। तो ये बहुत कम लोगों के लिए होगी। लेकिन इसका मेन पर्पस जो है वो, क्योंकि जो रूल्स बनते हैं, जो इमिग्रेशन है वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है कि जिससे यूके को फ़ायदा हो, गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को फ़ायदा हो। तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पॉलिसी बनाई है कि उन लोगों को वीज़ाज़ दिए जाएं जिनके पास पैसे हैं और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इस रिसेशन के टाइम में अगर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उतना इकोनॉमी के लिए बेहतर है। जी थैंक यू ज़ुल्फ़िकार साहब। अभी वक्त हुआ कुछ ईमेल्स भी चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है, पहली ईमेल आई है, ये भी लंदन से ही हैं, फैसल साहब हैं। ये पूछते हैं, स्टूडेंट वीज़े के वाले से इनका क्वेश्चन है कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, एक्सटेंशन अप्लाई की है, एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद 6 माह गुजर चुके हैं, अभी तक बायोमेट्रिक्स की कोई ऑफ़र या लेटर नहीं आया, तो क्या इनको करना चाहिए? इन्होंने इन पर्सन अप्लाई किया है। अगर जैसे ये कह रहे हैं कि 6 मंथ हो गए हैं तो ज़रूरी है कि इनके पास मेरे ख्याल में पहली एक्नॉलेजमेंट आ चुकी होगी कि जी आपकी एप्लीकेशन स्टूडेंट की हमें रिसीव हो गई है। तो उस एप्लीकेशन पे, उस एक्नॉलेजमेंट पे UKBA का फ़ोन नंबर भी होता है। तो इनको चाहिए कि उनको कॉल करें और उनसे पूछे। बाज़ मुमकिन है कि वो कहीं पोस्ट में लॉस्ट हो गए हैं और इनको पता ना चला हो, तो वो क्योंकि इन्होंने इन पर्सन किया है तो वो एक ही एड्रेस पे भेजेंगे। अगर ये सोलिसिटर के जरिए करते हैं तो यूजुअली उनकी पॉलिसी ये है कि वो एक लेटर सोलिसिटर को और एक कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन क्लाइंट को भी भेज देते हैं। तो वो 2 जगहों पे होती है तो वो घूमने का चांस कम होता है या नहीं होता। तो लेकिन ये इनके चांस में एक ही बंदा था, एक ही एड्रेस पे आई है। तो अगर वो कहीं पे मिसप्लेस हो गई है या कहीं पे गुम गई है, इनको नहीं मिली, तो इनको चाहिए कि वो UKBA से रब्ता करें, उनको बताएं कि हमें वो
इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली और बायोमेट्रिकली वो नया इनको अगर बायोमेट्रिक्स का, जैसे मैं फैसल के क्वेश्चन के वाले से बात करता हूँ, अगर बायोमेट्रिक्स का लेटर इनको आता है और उनको मिलता नहीं है वो लेटर, और वो जो टाइम लिमिट उसमें दी होती है अगर वो एक्सीड कर जाते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? वो इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो एप्लीकेंट है किसी वजह से इसने बायोमेट्रिक नहीं दिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट पे जाती है कि वो बायोमेट्रिक दे, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। इनको चाहिए कि ये इमीडिएटली जो है वो उनसे रब्ता करें, यूके बॉर्डर एजेंसी से रब्ता करें। और अगर बिलफर्ज इनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो क्या ये नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, नई एप्लीकेशन? ये डिपेंड करता है कि अब अगर तो एक सोल जो रीज़न है वो बायोमेट्रिक की नॉन अवेलेबिलिटी है कि इन्होंने बायोमेट्रिक नहीं दिए, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये नई एप्लीकेशन कर सकते हैं गिविंग द रीजंस कि जी इस बार। दूसरी ये है कि ये अपील में भी जा सकते हैं और अपील के दौरान कोर्ट को जाकर ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनको बायोमेट्रिक के लिए ऑर्डर किया जाए कि फॉर सम रीज़न उनको वो बायोमेट्रिक की जो इन्फॉर्मेशन थी या नोटिफिकेशन था वो मिला ही नहीं। राइट, इनके पास जेन्युइन सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इनको अगर बायोमेट्रिक्स का ना मिलना अगर कोई चेंज ऑफ एड्रेस के वाले से है तो ये भी इनको इन्फॉर्म करना, यूकेबीए को इन टाइम इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है। तो फैसल, जितनी आपने ईमेल की उस वाले से हमने आपको बताया कि ये क्या क्या आप इसमें पेशरफ्त कर सकते हैं, लेकिन जो चेंजेस भी अगर आपके एड्रेस के वाले से या किसी वाले से आपके सर्कमस्टांसेस में कोई चेंजेस आती है तो यूके बॉर्डर एजेंसी को आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं, ताकि उसके मुताबिक जो भी वो आपको, अगर उन्होंने आपसे रब्ता करना है तो उसके मुताबिक आपसे रब्ता कर सकें। ईमेल्स के बाद अब जुल्फ़िकार साहब मज़ीद उस वाले से मैं बात करना चाहूँगा स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी के वाले से, जो भी नई चेंजेस आई हैं इस वाले में कोई मेंटेनेंस अमाउंट की कोई कमी की गई हो? नहीं, ऐसा उन्होंने मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं की, मेंटेनेंस उतनी है जितनी की उतनी है। ठीक है, थैंक यू। कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हमीद बोल रहा हूँ लंदन से। मेरा सवाल ये है कि ना, हम लोग ने 1.5 साल पहले ह्यूमन राइट्स के बेस पे केस डाला था। हम लोगों को आके ऑलरेडी 10 साल हो गए। मेरी एक बेटी जो पैदा हो गई वो 9 साल की हो गई है और 1 साल का बेटा भी है मेरा। केस डाले थे 1.5 साल पहले, रिफ्यूज होके आ गया। रिकंसिडरेशन के लिए डाले, उसके बाद में वो लोग ने हमें भेजा कि ना आपको रिमूवल ऑर्डर नहीं है लेकिन आप हमारा वेट कीजिए। 4 महीने पहले हम लोग ने एमपी से लेटर भिजवाए तो भी उसके पास ये आया कि आपके लिए कोई ऐसा टाइम स्केल नहीं है, जब आपका डिसीजन होगा हम अप्लाई करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम आगे क्या सिर्फ इंतजार करना है क्या? अगर फर्दर एप्लीकेशन भी करते हैं, न्यू एप्लीकेशन, तो भी उसमें 8-9 महीने लग जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? सिर्फ इंतजार करना चाहिए या कोई और कोई ऑप्शन है? या हम उसके लिए फाइट करना चाहिए? आपकी जो एप्लीकेशन है, जो रीसबमिशन आपने की वो 13 जुलाई से पहले है या बाद में है? जी, वो तो लास्ट ईयर थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर में की थी हमने रीसबमिशंस की, जो आपने रिकंसिडरेशन फाइल की ना, आप बता रहे हैं। जी, रिकंसिडरेशन फाइल की, उसका रिप्लाई आया था मुझे कि जो है ना आपको रिमूवल ऑर्डर नहीं है लेकिन हम आपका फैसला करके बताएंगे करके। ठीक है हनीफ, आपके इस सवाल का जवाब लेते हैं। जी जुल्फ़िकार साहब, 9 साल तो बच्चों को भी हो चुके हैं, 10 साल ओवरऑल इनको हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन कोई ख़ास उनको आउटकम आती नज़र नहीं आ रही, तो क्या उनको 7 ईयर्स की कैटेगरी से क्या फ़ायदा ले सकते हैं ये? जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इनको वेट करना चाहिए, तो मेरी एडवाइस इनको यही है कि इनको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि रिकंसिडरेशन के लिए एप्लीकेशन इनकी वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है। क्योंकि रिसेंट चेंजेस आई हैं और उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी या एक इन फेवर आई हैं फैमिलीज़ के लिए जिनके बच्चे यहाँ पे हैं या बच्चे 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मुमकिन है कि यूकेबीए इनको इन लाइन विद द करंट सिचुएशन इनको कोई इनकी फेवर में कोई डिसीजन आ जाए, तो इनको रश नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लें। लेकिन क्या इनको नहीं चाहिए कि यूकेबीए को नए चेंजेस के वाले से और अपने सर्कमस्टांसेस के वाले से कुछ मज़ीद कुछ उनको इन्फॉर्म करें या बताएं, या उनके नोटिस में कि उनको रिफ़्रेश करें उस चीज़ को? क्योंकि यूकेबीए मेरा नहीं ख्याल कि ऑटोमेटिकली किसी चीज़ का वो डिसीजन लेगा सुओ मोटो विदाउट एनी एप्लीकेशन। देखें, जहाँ तक इन्फॉर्म करने का ताल्लुक है तो यूकेबीए को ऑलरेडी पता है कि क्या चेंजेस आई हैं और कौन से लॉज जो हैं इम्प्लीमेंट हो गए हैं, और उनके जो केस वर्कर हैं उनको बाकायदा से वो अपडेट करते हैं कि केस के फैक्ट्स के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। केस के, हाँ, उसमें यह है कि अगर इनके सर्कमस्टांसेस चेंज हैं, अगर सर्कमस्टांसेस में कोई मटेरियल चेंज आई है तो वो यूकेबीए को जैसे कि पहले पॉसिबल ये है कि इन्होंने हनीफ ने बच्चों की बेसिस के ऊपर अप्लाई ना किया हो,
दूसरी अब डिपेंड प्राइवेट करता है लाइफ कि और फैमिली क्योंकि हमारे पास केस के तमाम फैक्ट्स फैक्ट्स नहीं नहीं हैं, हैं। हम ये तो नहीं बता सकते कि इनको बच्चों के बारे में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने ऑलरेडी उनको बताया हुआ है और अपनी तो वो सारी कंसीडर circumstances, होंगे, वो तो फैक्ट्स डेफिनेटली कंसीडर कंसीडर होंगे, होंगे। उनको मज़ीद दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है जी उनको। नहीं, ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच ज़ुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। हमने कोशिश की जितनी मैक्सिमम कॉल्स ले सकते थे लेके आपको आंसर किया। इसके साथ साथ कुछ नई चेंजेस आ रही थी, उसके वजह से भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था, उसके ऊपर भी फोकस किया। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं जनाब ज़ुल्फ़िकार अली साहब, आपको बहुत शुक्रिया। मुझे और इन्हें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।